आवाज आ रही है आप लोगों को? ओके, सर थोड़ा आगे यहाँ। आप सभी का डायमंड पॉकेट बुक में स्वागत है। और आप सब ने अपने अपने बचपन में डायमंड पॉकेट बुक की कोई ना कोई कहानियाँ या कॉमिक्स पढ़े होंगे। चाचा चौधरी तो आपको याद ही होगा। हमारी शुरुआत राइटिंग की, किताब लिखने की, अब मेरी उम्र 52 ईयर हो गई है, इतनी किताब लिखी हैं। और ये शुरुआत हुई 1998 में। 1998 में मुझे लगा कि मुझे किताब लिखनी चाहिए और पहली किताब मैंने लिखा। और जितने पब्लिशर के नाम मुझे मिलते गए उन सबको मैं अप्रोच करता रहा कि मेरी किताब आप छापो, लेकिन कोई अच्छा फीडबैक या उनका रेस्पॉन्स नहीं मिला। यार माइक को थोड़ा ठीक करो ना। हेलो। और तब ओखला X30 डायमंड पॉकेट बुक में मेरी मुलाकात हुई। नरेंद्र वर्मा जी से मेरे साथ बैठे हुए हैं और इनका जो आज 1998 की बात बता रहा हूँ, एक सेंटेंस पहले तो उन्होंने सुना और तब उन्होंने बोला कि आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं, इसको हम छापेंगे। और वो तब मेरी पहली किताब थी, तो आप समझ सकते हैं कि आई वॉज जस्ट ए स्ट्रेंजर। तो और आप बहुत सारी किताबें देख रहे होंगे बहुत सारे ऑथर्स की। तो डायमंड पॉकेट बुक में हमने देखा है कि एक बार कोई चला जाता है तो दुनिया उसको जानने लगती है। तो दैट इज़ माई जर्नी विद डायमंड पॉकेट बुक एंड नरेंद्र कुमार। हमारे यहाँ पे साथ में इनके बेटे अंकुर और मनीष दोनों हैं, या अंकुर हैं? अंकुर हैं, यहीं पे हैं। अभी मिलाता हूँ आपसे। अंकुर जी थोड़ा इधर आ जाइए। अभी अंकुर जी ने संभाल लिया है मेरे ख्याल से 90% काम संभाल लिया या 50%, यानी कि अगर आप इनको ठीक करो है। अगर हेलो 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 हेलो, एम आई ऑडिबल? आप अंकुर जी को पहचान लीजिए। तब तो मुझे नरेंद्र जी मिले थे, अब अगर आप जाएंगे तो ये चेहरे मिलेंगे। इनका क्या रिस्पॉन्स होगा इसकी गारंटी मैं नहीं देता, लेकिन अब जब ये वीडियो इतने सारे बन रहे हैं तो ये वीडियो इनको याद दिलाएंगे कि भाई एक ऑथर कभी ना कभी एक नया इंसान होता है, नया चेहरा होता है दुनिया के लिए। और द पब्लिशर बिकम्स द ब्रिज बिटवीन द स्ट्रेंजर एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और यही ब्रिज का काम डायमंड पॉकेट बुक करते आ रही है। हेलो हेलो, अब सही हो गया। कभी कभी ऐसा होता है, धक्का लगने के बाद सही हो ही जाता है ना। तो पावर ऑफ बुक की हम बात करेंगे यहाँ पे। एक किताब की कीमत की शक्ति कितनी होती है। एक हमारे साथ जो एक्सपीरियंस हुआ, से 2 साल पहले आपने मंकी पॉक्स का नाम सुना होगा। याद है, टीवी के स्क्रीन पे आ रहा था मंकी पॉक्स आ गया, मंकी पॉक्स आ गया। ऐसा माहौल बन गया था कि मानो ऐसे कि अभी तो दोबारा से लॉकडाउन लग जाएगा। स्कूल्स वगैरह बंद भी हो गए थे, मॉल्स वगैरह बंद होने की खबर अखबार में, टीवी में आने लगी थी। और तब ये जब खेल चल रहा था, आप में से ज़्यादातर लोगों को पता, जो मुझे सुन रहे हैं, वो खेल था जैसे कि कोरोना एक खेल था। तो लेकिन तब हमने उस खेल को पर्दाफाश करने के लिए एक और खेल खेला, और वो खेल था कि मंकी पॉक्स का सच जनता तक पहुंचाने के लिए मंकी पॉक्स टेस्ट लैब में गए और लैब में जाके एक ही सैंपल, एक ही इंसान का ब्लड सैंपल लिया, उसको 25 बार दे दिया। बोला कि ये 25 लोगों के ब्लड सैंपल, इनको चेक करो, इनमें से सस्पेक्टेड मंकी पॉक्स का केस होगा। और एक ही सैंपल को जब वो लैब में, दिल्ली का लैब है, चेक किया, उनमें से एक
मंकी पॉक्स पॉजिटिव निकला। और जब ये सारा कुछ हो रहा था तो उसको वीडियोग्राफी हमने करके कैद कर लिया। और लेकिन जैसे मैंने बताया वो 25 ब्लड के सैंपल एक ही इंसान के थे। इंटरेस्टिंग बात यह कि वो इंसान आज हमारे बीच में है। डॉक्टर नमिता, कैन यू प्लीज कम ऑन द स्टेज। तो डॉक्टर नमिता MBBS MD, तो इन्होंने अपना खून लगा दिया आपकी जान बचाने के लिए, यानी कि अपना खून दिया। और ताकि इसके प्लीज आइए अंकुर जी के साथ में। और जब ये खुलासा हमने करना था, टेस्ट तो हो चुका था, फिर दोबारा हमने डायमंड पॉकेट बुक का सहारा लिया और यहाँ पे वो किताब होगी मंकी पॉक्स पैंडेमिक लॉन्च्ड, पैंडेमिक 2 लॉन्च्ड। पैंडेमिक 1 तो पैंडेमिक नहीं, पैंडेमिक 2 लॉन्च्ड। वो किताब जब आई आज से 2 साल पहले अगस्त के महीने में, उसके अगले दिन से टेलीविजन के स्क्रीन से मंकी पॉक्स ऐसे गायब हुआ जैसे गधे के सिर से सींग। तो ये है एक किताब की शक्ति कि वो किताब के माध्यम से जब आप उसको दर्ज करा देते हैं तो वो इतिहास का पार्ट बन जाता है। वो किताब है तो इधर से दे दो, मंकी पॉक्स है ये वहां से भाग के जाने की जरूरत नहीं, यहीं से पढ़ा देते ना। तो अभी पिछले दिनों 6 ये किताब की बात कर रहा हूँ, पतली सी किताब है और इसके अंदर सबूत दिए हुए किस तरह से मीडिया और मेडिकल माफिया मिलके उल्लू बनाने की कोशिश कर रहे थे, बंदर के बहाने आपको गधा बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो एक किताब की ताकत बता रहा हूँ कि किस तरह से एक किताब, अभी आपने देखा 6 जनवरी से लेकर 23 जनवरी के बीच HMTV का दोबारा खेल शुरू हो गया था। टीवी में आने लगा कि कोई नया भूत आया और लगता है कि आप दोबारा लॉकडाउन लगेगा। याद कीजिए, अभी पिछले महीने की बात है। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जयंती के दिन हमने दोबारा से इसी को रिपीट किया। ये मंकी पॉक्स के अंदर जो लिखा है ना, जहां जहां मंकी पॉक्स लिखा है, हमने अपने एडिटर को बोला कि भाई वो मंकी पॉक्स को हटा के HMTV कर दो। लेकिन दोबारा लैब में गए और इस बार हमने इसको एक्सपोज करने के लिए हमने इंसान का सैंपल तो लिया, कुत्तों का भी सैंपल लिया, 50 टोटल, राइट, 10 कुत्ते और 40 इंसान। और हमने देखा कि उन 50 में से 10 कुत्तों में से एक कुत्ता HMTV पॉजिटिव निकला, उन 40 में से 6 लोग HMTV पॉजिटिव निकले। वो सारे सैंपल हमारे खुद के ऑफिस के ही थे। और तब उसका भी एक बुक बनाया HMTV के नाम पे। आज 8 फरवरी है, डॉक्टर जाकिर हुसैन जयंती भी आज ही के दिन है। एजुकेशन में रिवोल्यूशन भारत में लाए थे, भारत के तीसरे राष्ट्रपति, आज ही के दिन। आज 8 तारीख को सोच के देखिए HMTV का भूत खेल कहाँ गायब हो गया। तो ये है एक किताब की ताकत। एक किताब से आप इतिहास में दर्ज कर देते हैं कोई चीज जिसको कोई मिटा नहीं सकता है। और इसमें डायमंड पॉकेट बुक ने पिछले सर कितने साल से डायमंड पॉकेट बुक 60 साल 60 ईयर से डायमंड पॉकेट बुक इस देश का मेरे हिसाब से नंबर 1 पब्लिशर इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ बुक्स जो प्रतिदिन पब्लिश होते हैं यहाँ पे। तो खैर जी सर, हाँ, एवरेज सर बता रहे कि हर दिन एक किताब रिलीज होती है, हर दिन। तो आज के दिन भी एक किताब रिलीज हो जाए तो अच्छा है। और ये किताब मोहन किधर है? हिलाना नहीं, उसके आसपास मत जाओ। डॉक्टर नमिता, अंकुर आइए, ये किताब रिलीज कर देते सर, बैठे रहेंगे हम, खड़े ऊपर। सो ये सब्जेक्ट थोड़ा डिफरेंट है। ये किताब रिलीज करके मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। द गार्जियन ऑफ हेरिटेज इज द नेम ऑफ द बुक जो आप देख रहे हैं। और ये सॉफ्ट लॉन्च है, प्री लॉन्च है। इसका एक्चुअल लॉन्च 14 फरवरी को होगा त्रिवेणी कला संगम में। और ये इंडो वियतनाम कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत, यानी कि
आप अगर इतिहास में जाएंगे तो आप देखेंगे कि भारत और वियतनाम का करीब 7th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, 7th सेंचुरी से पहले कल्चर एक ही था। दोनों देश में काफी सिमिलरिटीज थी, दोनों देश की अपनी अपनी स्ट्रेंथ थी जो कि सेम थे। तो दोबारा से दोनों देश के बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और भारत के जो भूले हुए जो कल्चर है उसको रिवाइव करने के लिए ये एक कदम है। और ये भी पब्लिश बाय ऑब्वियसली डायमंड पॉकेट बुक, अभी 14 तारीख को रिलीज होगा। आपके सामने ये प्री रिलीज आप देख रहे हैं। अभी आई डोंट नो यहाँ पे ये किताब है कि नहीं, यहाँ पे किताब है। अच्छा, कुछ किताबें यहाँ पे जरूर हैं, अभी उधर लगे हुए किताब। तो खैर तो देयर इज अ न्यू बिगनिंग। आइडिया है कि अलग अलग देशों के बीच में एक हार्मनी बननी चाहिए, एक हार्मनी डेवलप होनी चाहिए, प्यार डेवलप होना चाहिए। वो चाहे वियतनाम हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे भारत हो या यूएस यूके हो। और उसको तभी होगा जब कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स होंगे। तो उसकी ये छोटी सी कोशिश है। हमारे सेंटर्स वियतनाम में और इंडिया में तो काफ़ी समय से हैं, लेकिन अब डॉक्टर BRC क्लिनिक लाहौर की गलियों से लेकर लंदन के स्ट्रीट तक 500 क्लिनिक्स अभी हैं। और आइडिया ये है कि कोई भी देश हो, कोई भी जात हो, किसी भी कल्चर से लोग आए, हम लोग सब एक होके एक ह्यूमैनिटी की तरह काम करें। उसके लिए एक छोटी सी शुरुआत है। तो थैंक यू बीइंग अ पार्ट ऑफ इट। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आज के टॉपिक पे आते हैं। वी कम टू टुडेज टॉपिक, इसको हटाते हैं। आज का जो टॉपिक है जो आपके लिए, सबके लिए, जो लोग यहाँ पे कैमरा लेके हैं वो ये ना समझें कि आप रिपोर्टर हैं। अभी जो बोलने वाला हूँ वो आपके लिए जरूरी है, क्योंकि आपके लाइफ एंड डेथ का मामला है। ये चेयर हटाना पड़ेगा, आराम से इसको वेरी केयरफुली दैट स्पीकर इज वेरी सेंसिटिव। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं आपका 10 मिनट ज़रूर लूँगा, क्योंकि इट इज़ अ मैटर ऑफ योर लाइफ एंड डेथ। ये आपके लाइफ एंड डेथ का मैटर है। तो हम अभी खेलने जा रहे हैं व्हाट वी कॉल एज कैंसर कबड्डी। आप गौर से सोच के देखिए कि पिछले 2-3 साल में कैंसर कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। जैसे खांसी जुकाम, याद कीजिए आपके आसपास आपको दिखेगा कि बहुत ही फ्रीक्वेंटली कैंसर डायग्नोस हो रहा है। इसको कैंसर, पड़ोसी को कैंसर, घर में कैंसर, रिश्तेदार को कैंसर। जैसे कभी खांसी जुकाम बुखार हुआ करता था, अभी बहुत कॉमन हो गया। तो जबकि ये कॉमन हो गया है तो उसका खेल, जिस तरह से HMPV का एक खेल मैंने आपको थोड़ा बताया, मंकी पॉक्स का खेल, ये कैंसर की एक खेल है। कैंसर इंडस्ट्री के ट्रैप में फंसाने का तरीका है। तो ये खेल को आपके माध्यम से पर्दाफाश कर रहा हूँ सबूतों के साथ। गिव मी 10 मिनट्स टू एक्सप्लेन। और इसको एक्सप्लेन करने के लिए मॉडल बनाया है। मॉडल का नाम है, द मॉडल इज कॉल्ड कैंसर कबड्डी। तो शुरू से शुरू करते हैं। टोटल 10-15 मिनट्स लगेंगे। इसके बाद आपको ना तो कैंसर से डर लगेगा, पहली बात। और दूसरी बात, किसी कोई अगर आके आपको बोलता है कि मुझे कैंसर हो गया, तो आपको ये पता है कि इसको इंसान को कैसे ठीक करें घर बैठे ही। चाहे किसी भी तरह का कैंसर हो, कोई भी स्टेज हो, मान के चलिए 4th स्टेज ही है, तो कैसे रिवर्स करना है। मेरे 20 हॉस्पिटल्स हैं, हिम्स ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के नाम से, और मैंने बताया 500 क्लिनिक्स हैं। तो जो काम मैं अपने हॉस्पिटल में करता हूँ, जो काम हम अपने क्लिनिक में करते हैं, वो काम आप घर पे कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो हियर इट इज कैंसर कबड्डी। इसमें ये पहला रूल आप समझ लीजिए कि हमारे और आपके बॉडी में हर पल नॉर्मल सेल रहते हैं, तभी हम जिंदा हैं, और कैंसर सेल भी हर पल ही रहते हैं। इस वक्त भी आपके बॉडी में कैंसर सेल है, मेरे बॉडी में कैंसर सेल है। कितना, उसकी तादाद अगर आप बोलेंगे तो ये जो थायराइड है, जो लोग 40 साल से ऊपर है इंक्लूडिंग मी, 100% ऑफ अस आर हैविंग कैंसर सेल हियर। अगर हम यहाँ से कहीं बायोप्सी करेंगे 100% में आपको कैंसर सेल मिलेंगे ही मिलेंगे। प्रोस्टेट की बात करें 70% में मिलेंगे, ब्रेस्ट की बात करें तो 40% में मिलेंगे। यानी कि हम सबके बॉडी में कैंसर सेल हर पल होता ही है विदाउट फेल। अगर कोई ये बोलता है कि या सोचता है कि मैं कैंसर को कैसे हरा दूं, कैंसर सेल को कैसे हरा दूं, हरा नहीं सकते, उसको हराना नहीं है। वो भी हमारे बॉडी के रेजिडेंट हैं, बचपन से ही हैं वो, और आगे तक भी रहेंगे जब तक आप मरेंगे नहीं। राइट, उसको हराने की कोशिश में आप हार जाएंगे, यही मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो ये है बॉडी के नॉर्मल सेल, राइट, और ये है बॉडी में कैंसर सेल। लेकिन ये जो कैंसर सेल है, कैंसर सेल का होने का मतलब ये नहीं कि कैंसर से हम मरेंगे या वो हमें तकलीफ देगा। वो डॉर्मेंट स्टेज में, अधिकतर कैंसर सेल बॉडी के जो है डॉर्मेंट स्टेज, मतलब कछुए की तरह। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कोने में कछुआ पड़ा है तो वो महीनों एक ही पोजीशन में पड़े रह सकता है, ये उसकी आदत है। तो डॉर्मेंट स्टेज में कैंसर सेल कैन बी देयर इन द बॉडी। लेकिन जब हम कैंसर
के कुछ ऐसे सराउंडिंग बॉडी में पेश करते हैं जिससे ये जो डोरमेंट है ये एक्टिव हो जाते हैं। There are two kind of cancer cell, one is dormant, one is aggressive cancer cell, active cancer cell। वो एक्टिव कब होते हैं? कौन लोग हैं जो इसको एक्टिव कर देगा? एक्टिव मतलब कि वो कछुआ खरगोश बन गया। यहाँ अगर एक खरगोश हो तो क्या वो हमें ये कॉन्फ्रेंस करने देगा? नहीं करने देगा। वो इधर उछलेगा, उधर उछलेगा, सब कुछ गंदा कर देगा, गिरा देगा, आवाजें निकालेगा। सो दैट इज हाउ इट इज कि अब यहाँ पे ये कैंसर सेल है बट इन डोरमेंट स्टेज, और ये नॉर्मल सेल है जो बॉडी के, इन दोनों के बीच में कबड्डी चलती रहती है। कबड्डी चलती रहती है मतलब ये इनका एरिया है, ये इनका एरिया है, राइट। अब ये नॉर्मल सेल हमेशा क्या करते हैं? आगे बढ़ते रहते हैं और कैंसर सेल को उनके हद में रखते हैं। कैंसर सेल को उनके हद में रखते हैं और वो उसके लिए ये इसको अपने अपने रीजन में उसको समाते रहते हैं, क्योंकि ये यहाँ से बाहर ना निकले। जहाँ जहाँ वो पड़ा है वहीं पे वो रहे। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड कैंसर कबड्डी, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग सब लोग कैंसर पेशेंट नहीं है, इवन इफ हम सबके बॉडी में कैंसर सेल्स हैं। लेकिन अब कुछ चीजें ऐसी हैं जिससे ये सारे सेल्स पावरफुल हो जाएंगे और ये जो है ये धक्का मार के दोबारा से अपने टेरिटरी को बढ़ाएंगे, राइट। ये धक्का मार के कैंसर सेल अपने टेरिटरी को बढ़ाएंगे, और बढ़ाएंगे ही नहीं, जो नॉर्मल सेल के टेरिटरी में भी वो आ सकते हैं। तो वो कौन कौन सी चीजें हैं जिससे ये नॉर्मल सेल की टेरिटरी छोटी हो गई और ट्यूमरस ग्रोथ की टेरिटरी बड़ी हो गई? यही है कैंसर, इसी से डेथ होती है। तो यानी कि ये टेरिटरी का खेल है, ये डिवाइडिंग लाइन का खेल है। तो अगर आप कैंसर सेल को शक्ति देना चाहते हैं, कैंसर के सेल को जो कि आपकी बॉडी में है, उसका सबसे अच्छा तरीका है शक्ति देने का, गुटखा खा लो, सिगरेट पी लो, और ऐसे सालों तक कर लो। जितना आप गुटखा सिगरेट खाएंगे, जैसे आपको पता है, ये कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ, तो आप इन कैंसर सेल की शक्ति को बढ़ा रहे हैं, और ये जब शक्ति बढ़ रही तो ये अपना कबड्डी मैच में अपने टेरिटरी को बढ़ा रहे हैं और इनकी टेरिटरी नॉर्मल सेल की घटा रहे हैं। लेकिन इससे भी कई गुना ज्यादा ताकत अगर आप कैंसर सेल को देना चाहते हैं, तो कैंसर सेल को ताकत मिलती है जब आप पेट स्कैन करते हैं। जब आप, मेरी बात अब इंपॉर्टेंट सुनना है, जब आप पेट स्कैन करते हैं तो ये पेट स्कैन के बहाने ये डोरमेंट पड़ा हुआ कैंसर सेल बड़ी शक्ति लगा के ताकतवर बन जाता है, और वो ये टेरिटरी, नॉर्मल सेल के टेरिटरी में पूरी ताकत से घुस जाता है। यानी कि पेट स्कैन कोई डायग्नोस्टिक टूल नहीं है। पेट स्कैन से कैंसर होता है, ना कि कैंसर डायग्नोस होता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस, राइट। ठीक उसी तरह से मेमोग्राम से कैंसर डायग्नोस नहीं होता, मेमोग्राम कॉजेस कैंसर। बायोप्सी कॉजेस कैंसर। बायोप्सी, मेमोग्राम, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हमारी एक किताब है यहीं पे, रैबिट टॉर्टोइस मॉडल फॉर कैंसर की, और जो मैं बातें बोल रहा हूँ सबके एविडेंस यहीं पे है, राइट। आप बाद में देख सकते हैं। तो जब तो इतनी तादाद में कैंसर के पेशेंट क्यों बढ़ गए? डॉक्टर बोलेगा हमें डाउट हो रहा है कि क्या पता कैंसर हो, मेमोग्राम करा लो। हमें डाउट हो रहा है क्या पता कि कैंसर है, पेट स्कैन करा लो। हमें डाउट हो रहा है क्या पता कैंसर है, बायोप्सी करा लो। ये उनके डायलॉग है। आजकल डॉक्टर को डाउट बहुत होने लगता है। कोई पेशेंट पहुंचे तो सही, उसे डाउट ही होने लगता है, और आपको भी डाउट हो जाता है कि कैंसर ना हो। शारीरिक कोई समस्या नहीं है, रूटीन चेकअप है, या छोटा मोटा कोई पेन होगा, या छोटा या बड़ा पेन भी होगा, लेकिन वो कैंसर में तब कन्वर्ट होता है जब आप बायोप्सी, पेट स्कैन, मेमोग्राम कराते हैं। जो मैंने भी बोला उसके एविडेंस इस किताब में आप देख ही सकते हैं। और जिनको ये किताब मान लो नहीं खरीदनी एक बार को, तो bichrup.com/कैंसर एविडेंसेस में जाके आप देख सकते हैं। तो खैर, तो जब आप कैंसर सेल को बल देते हैं, बल देने का बेहतरीन तरीका, फास्टेस्ट तरीका, आप में से कोई लोग चाहता है कि मुझे कैंसर हो जाए, तो बस आप डॉक्टर पर जाइए, बोलिए कि मुझे मेरा बायोप्सी करना है, बस, या मेमोग्राम करना है, या पेट स्कैन कराना है। जब पेट स्कैन कराते हैं तो एक्चुअली आप रेडियोएक्टिव मटेरियल बॉडी में डालते हैं। आप में से जब 8th क्लास में हमने पढ़ा कि रेडियोएक्टिव मटेरियल से क्या होता है, इट कॉजेस कैंसर। यू नो ऑलरेडी, कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ, राइट। सो हाउ टू गिव स्ट्रेंथ टू दीज कैंसर सेल्स? पहला तो गुटखा है, रिफाइंड फूड है, सिगरेट है, ये सभी को पता है ऑलरेडी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, बट जो नहीं पता वो ये कि ज्यादा स्ट्रेंथ मिलती है जब बायोप्सी, पेट स्कैन, मेमोग्राम कराते हैं तब। लेकिन अगर आप अपने कैंसर सेल को और शक्तिशाली बनाना चाहते हैं कि मैं कैंसर से ही मरना चाहता हूं, अगर आपने तय कर लिया ये, तो आपको अपने बॉडी को ट्रू मायने में कैंसर बनाने के लिए
कीमोथेरेपी, रेडिएशन करना पड़ेगा। आपको लग रहा है कि सुनने में कोई दिक्कत आ रही है, शायद माइक ठीक नहीं है, कीमोथेरेपी रेडिएशन तो कैंसर को ठीक करने के लिए होता है, यही तो हमने सुना है ना? सबूत है क्या आपके पास? ठीक होता है क्या? जिसने बोला आपको डॉक्टर ने, क्या उसने सबूत भी दिया? उसने बोला कैंसर है, कीमोथेरेपी करा लो, दैट इज इक्विवेलेंट टू कैंसर है, सिगरेट पी लो ठीक होने के लिए। तो कैसा सुनने में लग रहा है? आप बोलेंगे ना तो पहले ही कैंसर है, सिगरेट पी लूंगा और बढ़ जाएगा। सिगरेट से जितने चांसेस है कैंसर होने के, उससे हजारों गुना ज्यादा कैंसर स्प्रेड होने के चांसेस होते हैं कीमोथेरेपी से। अगर आपको यकीन नहीं है तो मेरी किताब यहीं पे है, यहीं आप थोड़ी देर बाद ब्राउज थ्रू करके इसमें देख लीजिएगा, इसमें एविडेंस दिए हुए हैं। राइट, आज के दिन आप सब यहाँ पे हैं, हमने आज अनाउंस किया था कि हम कैंसर कबड्डी खेलेंगे, और मैं आपको बताऊंगा कि भाई पहले तो मैं ये बताऊंगा कि कैंसर कैसे पैदा करें, फिर अगले 5 मिनट बताऊंगा अगर कैंसर पैदा हो ही गया है, अगर आपने कीमोथेरेपी कराई लिया, रेडिएशन कराई लिया, ट्यूमरल ग्रोथ हो ही गया, कमजोरी आई गई है, दर्द आई गई, तो ठीक कैसे करें, दैट विल आल्सो कम इन नेक्स्ट 5 मिनट्स। तो कीमोथेरेपी, रेडिएशन एंड सर्जरी causes cancer. I will explain in 1 second. अब देखिए, ये पेड़ है और मान लीजिए ये जो पत्ते हैं ये कैंसर सेल्स हैं, तो डॉक्टर क्या बोलेगा? सर्जरी करा लो। ये पत्ते जो है ट्यूमर है, डॉक्टर क्या बोलेगा? ट्यूमर को हटा दो, काट दो इसको। तो अब मैं ये ट्यूमर इनकी पत्तों को काट दूंगा तो दिखने में लगेगा अरे ट्यूमर गायब हो गया। अब कुछ दिन बाद जब दोबारा यहीं आएंगे तो क्या देखेंगे आप? पत्ते दोबारा आएंगे कि नहीं आएंगे? कितनी बार पत्ते काटने के बाद फिर पत्ते आने बंद हो जाएंगे? जीवन में कभी भी नहीं। ये तो ही पेड़ की बात है, लेकिन बॉडी की बात इससे थोड़ी और अलग है। इट इज लिटिल फार अवे। वो ये कि बॉडी में ट्यूमर को जब काटते हैं तो ट्यूमर में एक एंजियोजेनेटिक इफेक्ट होता है, अगली बार ट्यूमर पिछली बार से ज्यादा तेजी से आता है। जितनी बार काटेंगे अगली बार वो ज्यादा तेजी से आएगा। यानी कि जब भी आप सर्जरी कराते हैं ट्यूमर काटने के नाम पे, तो आप अपने अगले ट्यूमर की तारीख पहले ही डिसाइड कर लेते हैं। तो सर्जरी इसी को कहते हैं कैंसर। राइट, यही कैंसर होता है जब भी आप सर्जरी करते हैं। इसके सारे एविडेंस इस किताब में है, जो किताब रैबिट टॉर्टोइस मॉडल फॉर कैंसर, जो सारे एविडेंसेस हैं। राइट, जो मैं बोल रहा हूँ, तो मैं आज का जो ये कॉन्फ्रेंस है, इसकी अनाउंसमेंट हमने पिछले कुछ दिनों से मीडिया में किया, सोशल मीडिया में किया, आप में से जो पत्रकार हैं आपके मीडिया में किया कि यहाँ पे हम कैंसर कबड्डी खेलने वाले हैं इस टॉपिक पे। तो आम जनता तो आए, कैंसर के डॉक्टर्स भी आए, क्योंकि वो जो कर रहे हैं वो पेशेंट क्रिएट कर रहे हैं, ना कि हील कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। तो अगर आपको कोई आपत्ति है, आप अगर काउंटर आपके पास आंसर है तो लेके आए, लेकिन वो कभी आएंगे नहीं, क्योंकि उनको पता है कि वो झूठ बोलते हैं। उनका काम है कैंसर का व्यापार को फैलाना, जो कि फैला दिया है। राइट, आपको किसी भी बात पे कोई अगर डाउट है तो इस किताब में सारे एविडेंस दिए हुए हैं। तो फिलहाल आते हैं फटाफट सॉल्यूशन पे। क्या मान लो कोई कैंसर पेशेंट है, कैसे पहचाने कि वो कैंसर पेशेंट है? तो बायोप्सी, पेट स्कैन और मैमोग्राम से तो नहीं पहचान सकते, क्योंकि वो तो आपको कैंसर बना देगा उल्टा। फिर कैसे पहचाने? हमारे हॉस्पिटल में जब कैंसर पेशेंट आते हैं, हमें कैसे पहचान होती है ट्रू कैंसर पेशेंट है या डॉक्टर ने लिखा तब बोल रहा है अपने आप को? तो पहचान ऐसी है, ध्यान से सुनिए। जो असली वाला कैंसर पेशेंट होगा उसमें 4 साइंस होंगे। पहला, एक्सट्रीम वीकनेस, और कमजोरी, उठा ही नहीं जा रहा, दैट इज 1। सेकेंड, एक्सट्रीम पेन, 2। राइट। थर्ड, उसका हीमोग्लोबिन लगातार गिरेगा, 10 से 5 हो जाएगा 1 महीने में। तीसरा, राइट। और चौथा, उसकी कोई अगर वूंड है तो वो हील नहीं होगा, कोई ट्यूमरल ग्रोथ है तो वो बढ़ता ही जाएगा। तो ये 4 अगर पॉइंटर्स हैं तो आप समझ लीजिए कि बॉडी में कोई ना कोई कैंसर एक्टिविटी हो रही है। राइट। एक 5वां भी है, वेट लॉस भी होता है, उसका बड़ी तेजी से होता है, यानी कि बॉडी के अंदर जो कैंसर सेल है वो बॉडी को खा रहा है और ब्लड को भी खा रहा है, तो हीमोग्लोबिन विल बी डाउन और बॉडी का वेट विल बी डाउन ड्रास्टिकली, टू मच वीकनेस, टू मच पेन, राइट। तो एंड नॉन हीलिंग अल्सर। अगर ये 4-5 चीजें हैं तो ये असली वाला कैंसर पेशेंट है। डॉक्टर के बोलने से नहीं मानना, वो तो पेट स्कैन के बहाने पड़ेगा। पेट स्कैन मेरा भी करेंगे तो मेरा भी 3rd स्टेज कैंसर ही बताएंगे, फॉर दैट मैटर आपका भी बताएंगे।
राइट। क्योंकि वो जो पेट स्कैन कैसे काम करता है, उसके पीछे की टेक्नोलॉजी क्या है, पीछे का खेल क्या है, ये अगर आपको जानना है तो ये किताब में डिटेल में दिया होता है। डिटेल में मैं जाऊंगा नहीं, मैं अभी सिर्फ आपको बताऊंगा क्योर कैसे करना है। क्योर कैसे करना है जब आप सोच रहे हैं तो सिर्फ आप ये सोचिए कि जो उसकी तकलीफों से दूर कर दूंगा मैं। डोंट रिलाई ऑन द रिपोर्ट्स, रिपोर्ट्स कैन बी मिसलीडिंग, बट लिसन टू योर बॉडी, बॉडी डोंट लाई। जो आपके सिम्टम्स उसे पहचानिए और सिर्फ फोकस ये कीजिए किसी भी तरह से सिम्टम गायब हो जाए, यानी कि उसका पेन गायब हो जाए पेशेंट का, उसकी कमजोरी गायब हो जाए पेशेंट की, उसका वेट बढ़ जाए, उसकी हीमोग्लोबिन बढ़ जाए। अगर ये अचीव कर लिया तो वो क्योर हो गया। इतना सिंपल डेफिनेशन रखेंगे तो मोस्टली कैंसर पेशेंट ठीक हो सकते हैं। डेफिनेशन पेशेंट को क्या बताया जाता है, बायोप्सी में आना चाहिए कि कैंसर नहीं है, पेट स्कैन में आना चाहिए। वो दिन कभी नहीं आएगा। जितनी बार वो जाएंगे उतनी बार बोल देंगे आपका कैंसर इधर फैल गया उधर फैल गया। ये उनका स्टैंडर्ड डायलॉग है। फॉर दैट मैटर आप भी अपना पेट स्कैन कराएंगे तो इधर फैल गया उधर फैल गया यही बोलेंगे, राइट। ये पूरा एक ताना बाना चल रहा है। तो कैसे पता चलेगा कैंसर पेशेंट ठीक हो गया? सिर्फ ऐसे पता चलेगा उसके जो सिम्टम्स मैंने बताया, अगर वो सिम्टम नहीं है तो ठीक हो गया। तो अब क्या करें कि उसकी कमजोरी चले जाए, क्या करें कि उसका पेन चला जाए, क्या करें कि उसका वेट बढ़ जाए, क्या करें कि उसका हीमोग्लोबिन बढ़ जाए। बस ये 4 ही सब चीजें। तो अब आते हैं, जब ऐसा हो जाएगा तो ये जो कैंसर कबड्डी में जो हमारे नॉर्मल सेल हार रहे थे और ये जो कैंसर की टेरिटरी बढ़ रही थी, तो ये नॉर्मल सेल ये टेरिटरी को दोबारा धक्का देंगे और ट्यूमर अपने आप, मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग, ट्यूमर अपने आप ही रिग्रेस होने लगेगा। जिस रास्ते ट्यूमर आया है उसी रास्ते ट्यूमर वापस जाएगा, तभी आपको हीलिंग, दैट इज द ट्रू हीलिंग, तभी आप माने कि ये ट्रू हीलिंग है। तब दोबारा ट्यूमर नहीं आएगा। लेकिन उसको काटेंगे तो दोबारा आता रहेगा। यानी कि जिस रास्ते ये कैंसर सेल आए थे, ये नॉर्मल सेल है, उसी रास्ते इनको वापस धकेला, अपने अपने पिंजरे में इसको बंद कर दिया, लिटरली, राइट। जहां इसका और यहाँ पे आके नॉर्मल सेल ने पहरा दे दिया। अब ये सिचुएशन कैसे क्रिएट करना है, हम अपने हिम्स ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल में कैसे करते हैं। हमारे हॉस्पिटल में 30% 20 से 30% कैंसर पेशेंट ही होते हैं, असली वाले वो बाय माय डेफिनेशन, जिनमें वो चारों सिम्टम याद है ना, चारों सिम्टम कौन से हैं। तो हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1, उन पेशेंट को हम देते हैं सर्केडियन DIP डाइट। DIP डाइट आपको पता ही है, नहीं पता तो आप गूगल कर लीजिए, DIP डाइट, राइट। हमारी इस किताब में भी है, यहाँ मेरी लिखी हुई जितनी भी किताबें उनमें DIP डाइट हर एक में दिया हुआ है। तो हम उनको सर्केडियन DIP डाइट देते हैं। DIP डाइट के भी 7 प्रकार, उनमें से एक प्रकार देते हैं। सर्केडियन डॉक्टर की किताब है, उसमें भी आप देख लेंगे, नहीं तो मैं आपको समझा देता हूँ, 1 मिनट लगेगा। 12 बजे तक सिर्फ उनको फल पे रखते हैं, 3-4 तरह के फल पेट भर के खिलाते हैं, कुछ और नहीं। लंच में पहले सलाद देते हैं उसके बॉडी वेट के अनुसार। मान लो मेरा बॉडी वेट मान लो 70 kg है, इंटू 5 350 ग्राम सलाद। उसके बाद ही रोटी सब्जी चावल देते हैं। डिनर में उनको सिर्फ सलाद पे रखते हैं, कुक फूड ओनली 1, दिस वी कॉल इट सर्केडियन DIP डाइट। रूल नंबर 2, ईट विद द पैकेट ऑफ 8 आवर्स। 10 बजे से लेके सुबह शाम के 6 बजे तक ही खिलाते हैं। शाम के 6 बजे के बाद 16 घंटे उनकी फास्टिंग होती है, खाते नहीं, पानी पी सकते हैं, राइट। याद रखिए, ट्यूमर को जो फूड मिलता है, ट्यूमर को खाना मिलता है, ट्यूमर जो फीड करता है, खाता है बढ़ने के लिए, वो सूरज ढलने के बाद होता है। तो सूरज ढलने के बाद आप खाना खाइए ही मत। अब जब खाना नहीं खाएंगे तो एक और प्रोसेस बॉडी में शुरू होता है, दैट इज कॉल्ड ऑटोफेजी, कि बॉडी को खाना चाहिए तो जहां जहां ट्यूमर है बॉडी उस ट्यूमर को तोड़ेगी, ब्रेक करेगी और वहीं से खाने की सप्लाई, पूरे न्यूट्रिशन की सप्लाई पूरे बॉडी में करेगी, दैट इज कॉल्ड ऑटोफेजी। यानी कि जब 16 घंटे वो इंसान, वो पेशेंट नहीं खाएगा तो जहां ट्यूमरस डेवलपमेंट थी वो अपने आप रिग्रेस होगा, वो अपने आप कम होगा, राइट। तो इसमें डेयरी प्रोडक्ट बिल्कुल मना करते हैं, नॉन वेजिटेरियन फूड बिल्कुल मना करते हैं, पैक्ड एंड रिफाइंड फूड बिल्कुल मना करते हैं। यानी कि 10 से 12 बजे सुबह, 10 से पहले तो कुछ भी नहीं खाना, सिर्फ फलाहार, लंच में सलाद प्लस कुक फूड, डिनर में सिर्फ सलाद, पेट भर के, राइट। जब पेशेंट ऐसा करते हैं, हमने देखा उनका हीमोग्लोबिन बढ़ने लगता है, उनका वेट बढ़ने लगता है। लेकिन अभी 2 प्रॉब्लम और भी है, उनका पेन कम करना, उनका कमजोरी को कम करना है। जब पेन होगा, कमजोरी होगी, आपकी नींद भी नहीं आएगी। तो इसके लिए हम अगला रूल लगाते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी कभी कोई बोले कि मुझे दर्द हो रहा है या मुझे बुखार हो रहा है, राइट, या मुझे पेन हो रहा है,
तो ये वीकनेस आ रही है, तो जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ ये आपको करना है। तो अभी एक चेयर दिखाने के लिए ये मत उठाओ, इसे छोड़ मत, वापस कर दूंगा 5 मिनट में। यहाँ से प्लीज बी केयरफुल, बिल्कुल केयरफुल रहना। ओके, तो एक बात याद रखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण बात बोलने जा रहा हूँ अगले 1 मिनट में, और अगले 2 मिनट में जो मैं दिखाने जा रहा हूँ वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर कैंसर पेशेंट को बाई चांस फीवर हो जाता है तो उसका कैंसर ठीक हो जाता है। इसीलिए 1950 से पहले कैंसर पेशेंट को उठा के मलेरिया के पेशेंट का ड्रग देते थे, इस उम्मीद से कि इसको मलेरिया हो जाएगा, इसको फीवर हो जाएगा तो उसका कैंसर तो ठीक होगा, मलेरिया से तो ठीक हो ही जाएगा बाद में, लेकिन पहले कैंसर ठीक करना है। तो ये जो साइंस है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट साइंस। अगर कैंसर पेशेंट को फीवर हो जाता है तो उसका कैंसर, उसका ट्यूमर कम होने लगता है, ये बात याद रखिए। लेकिन हम उसे फीवर कैसे दिलाएं? अगर कैंसर पेशेंट को फीवर हो जाता है और वो कैंसर पेशेंट पैरासीटामोल लेके फीवर को घटाएगा तो कैंसर फैल जाएगा, यानी कि अब फीवर को काम करने नहीं दिया उसने। तो जब फीवर हो जाए तो फीवर को घटाना नहीं है, बल्कि बॉडी को सपोर्ट करना है कि बॉडी में फीवर रहे। हम अपने कैंसर पेशेंट को रोज दिन में 2 बार फीवर दिलाते हैं। फीवर जब दिलाते हैं तो उनकी वीकनेस कम होने लगती है, पेन कम होने लगता है, नींद आने लगती है अच्छी। जब वीकनेस चली जाएगी, पेन चला जाएगा, नींद आने लगेगा, हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा, और अगर उनका वेट बढ़ गया तो वो ठीक हो गए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए ये करते हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। हमारे हॉस्पिटल आएंगे, हिंज ग्रुप हॉस्पिटल, तो आप देखेंगे पेशेंट ऐसे बैठे मिलेंगे जैसे मैं बैठा हूँ, और पेशेंट के पैर दोनों बाल्टी के अंदर है, घर में जो बाल्टी होती है, और उसमें पानी, बेहद गर्म पानी, 42 डिग्री सेल्सियस, इतना गर्म नहीं कि पैर जल जाए, इतना गर्म कि पैरों में अच्छा खासा गर्म लगेगा। 42 डिग्री सेल्सियस पानी में आधे घंटे अगर दोनों पैर डूबे रहे तो इसे कहते हैं लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन। आपकी बॉडी का टेम्परेचर आधा डिग्री बढ़ जाता है, बाई हाफ अ डिग्री। जब ऐसा बढ़ेगा तो आपकी वीकनेस कम होने लगेगी, नींद अच्छी होने लगेगी, बॉडी पेन कम होने लगेगा, कैंसर के सेल वीकनेस करने लगेंगे, ट्यूमर की साइज कम होने लगेगी, हीमोग्लोबिन थोड़ा बढ़ने लगेगा, सपोर्टेड बाय द फूड टू DIP डाइट। तो यानी कि दिन में 2 बार दिस लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन along with the circadian DIP डाइट जो मैंने बोला, और सबसे महत्वपूर्ण डोंट ईट आफ्टर सनसेट, डोंट ईट आफ्टर सनसेट। जब हम ये कैंसर पेशेंट को कराते हैं तो हम अक्सर ये देखते हैं, अधिकतर ये देखते हैं कि उनके जो पेन थे वो कम होने लगे, कमजोरी कम होने लगी, हीमोग्लोबिन बढ़ने लगा, वेट बढ़ने लगा, ये सारे फायदे होने लगे, राइट। तो दैट, और एक दिन आता है जब उनके सारे सिम्टम गायब हो गए, यानी कि वो पूरी तरह स्वस्थ हो गए। हम उनको हमेशा मना करते हैं दोबारा मुड़ के उस डॉक्टर के पास नहीं जाना जो आपको बायोप्सी बोलेगा, जो पेट स्कैन बोलेगा, जो मेमोग्राम बोलेगा, मत जाना। वो कोई हॉस्पिटल नहीं है, वो गब्बर का अड्डा है। गब्बर तो सिर्फ पैसे लूटता था, लेकिन वो जान और माल दोनों लूटते हैं। तो खैर यहाँ पे मैं ये कैंसर कबड्डी का विराम देता हूँ, यानी कि ये जो सेल्स को, जो नॉर्मल सेल को एम्पावर कैसे किया आपने, समरी कि पहला डाइट, DIP डाइट, दूसरा डोंट ईट आफ्टर 6 PM, एंड तीसरा लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन गिव फीवर टू द बॉडी। जब आप ये करेंगे तो ये जो नॉर्मल सेल है दे बिकम मोर पावरफुल, और जब वो ज्यादा पावरफुल होंगे तो जो कैंसर सेल्स हैं उनकी बाउंड्रीज को वो कम करते जाएंगे, और ये ट्यूमरस ग्रोथ जो था, जो यहाँ तक फैल गया था, वो ट्यूमरस ग्रोथ रिसीड करता जाएगा। याद रखिए छोटे मोटे ट्यूमर हमारे बॉडी में होते ही हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। छोटे मोटे ट्यूमर बॉडी में होना कैंसर नहीं है, लेकिन अगर पेन हो रहा है, हीमोग्लोबिन डाउन हो रहा है, वीकनेस आ रही है, बॉडी का वेट ड्रास्टिकली गिर रहा है, अब ये कैंसर एक्टिविटी बोलेंगे, राइट। जिस प्रकार रेलवे स्टेशन में हर लाल शर्ट वाला कूली नहीं होता है, ठीक उसी प्रकार आपके बॉडी का हर छोटा मोटा ट्यूमर कैंसर नहीं होता है। ऐसे लोग जो डर के हॉस्पिटल जाते हैं, तो वो हॉस्पिटल नहीं जा रहे, वो गब्बर के अड्डे में जा रहे, तो गब्बर तो लूटने के लिए बैठा। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। जो मैंने आपको बताया उसके सारे सबूत इस किताब में है, रैबिट टॉर्टोइस मॉडल फॉर कैंसर क्योर। मेरी बाकी किताबें भी यहाँ पे हैं, राइट, वो आप देख सकते हैं। आपकी कुछ सवाल है तो सवाल पूछ सकते हैं। यस, पेट स्कैन के लिए
देखिए WHO, ICMR, हमारी जो हेल्थ मिनिस्ट्री, वो तो ये बोलेगी कि हर 6 महीने में सभी को पेट स्कैन कराना चाहिए। इवन हेल्दी इंसान को भी 40 साल से ऊपर महिलाओं को हर साल एक बार मेमोग्राम कराना चाहिए। तो वो तो ये बोलती है, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि वो ये बोलती क्यों कराना चाहिए, इसका बेसिस क्या है, वो साइंटिफिक एविडेंस नहीं देती है। वो उनके अगर बात मानो तो वो तो ये चाहते हैं कि सारे के सारे लोग असली वाले पेशेंट बन जाए, मेमोग्राम के बहाने, पेट स्कैन के बहाने। तो जो स्टैंडर्ड उन्होंने जिस तरह के नियम लगाए हुए हैं कि कोई भी इंसान आए तो उसका पेट स्कैन कर डालो, ये बोल के कि हमें डाउट है कि ये कहीं कैंसर ना हो। ये डाउट बहुत होता है उन लोगों को, और आप भी डर जाते हैं क्योंकि आपको कुछ पता नहीं है। आपको लगता है कि ये जो बोल रहा है ठीक ही बोल रहा हो। आप सोच के देखिए, सब लोग, आप में से कई लोगों ने वो 2 इंजेक्शन लगाए थे कोविड के, काफी लोगों ने लगाए थे, काफी लोगों ने लगाए नहीं है, राइट। जिन्होंने मेरी पहले वीडियोस देखे, हमने किताब निकाली कोविड 1981 द वायरस एंड द वैक्सीन, यहाँ पे है। वैक्सीन के आने से पहले हमने वो किताब निकाली, वो यहाँ पे है। 1 क्वेश्चन दैट कैन चेंज योर लाइफ, वो किताब भी यहाँ पे। वैक्सीन के आने से पहले उसमें पहले ही लिख दिया था ये वैक्सीन कोई मत लेना क्योंकि इससे मौतें होंगी। मौतें हो रही हैं आपकी आंखों के सामने, और जो लोग मरे नहीं, सब मरेंगे नहीं, उनको साइड इफेक्ट आ रहे हैं अलग करके। आपको भी आ रहे होंगे, आपको पता है जिन्होंने लगाया है ना, आपको भी ऑलरेडी ये पता है। लेकिन सोच के देखिए, क्या जो आपके घर के आसपास के डॉक्टर्स हैं, वो डॉक्टर्स जिन पे भरोसा करते हैं, क्या उन्होंने मुंह खोला कि नहीं लगाना चाहिए था वैक्सीन? नहीं, पेट स्कैन नहीं करेगा तो वो पेट स्कैन तो कोई डायग्नोसिस नहीं है ना, क्यों कराना चाहते हैं वो कोई ट्रीटमेंट भी नहीं है, वो डायग्नोसिस भी नहीं है। तो डायग्नोसिस के जो 4 मैंने गुण बताए या पॉइंटर बताए, बस उसी के आधार मानिए, मेक इट अ बेसिस। तो ये 4 चीजें होंगी, उसको कमजोरी होगी, पेन होगा, हीमोग्लोबिन ड्रास्टिकली डाउन होगा, वेट लॉस होगा। ये चारों अगर नहीं है तो वो कैंसर पेशेंट नहीं है। कीमोथेरेपी को लेके कहा कि कीमोथेरेपी कैंसर को कम नहीं करता, बकायदा उसको बढ़ाता है। कीमोथेरेपी कैंसर को कम नहीं करता, कैंसर को बढ़ाता है। मैं जिस इलाके से आता हूँ, मैं पिछले 1 साल से देख रहा हूँ एक व्यक्ति को, वो रोज दिल्ली सरकार की एम्बुलेंस आती है, 2 बजे उसको लेके जाती है। हाँ। और वो हमेशा कीमोथेरेपी करवा के आ रहे हैं। हाँ। तो शुरू में मैंने देखा कि उनका हेल्थ ठीक था। और धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ, कल मैंने उनको देखा कि पहले तो वो चल पा रहे थे, लेकिन अब वो चल भी नहीं पा रहे। मेरा सवाल ये बनता है कि सरकार इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रही है, वो बंद क्यों नहीं करवा रही? सर, आपका क्वेश्चन एक बार रिपीट कर दूं कि हाँ, आपका क्वेश्चन रिपीट कर दूं पहले। ये आप सबने देखा होगा, कीमोथेरेपी जब पहली बार कराता है तो हेल्दी होता है, अपने पैरों पे चल के आता है, और जैसे जैसे कीमोथेरेपी करता होता रहता है तब तक वो धीरे धीरे बिस्तर पे आने लगता है, रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। तो पहले सवाल का जवाब, कीमोथेरेपी का मतलब होता है केमिकल थेरेपी। केमिकल थेरेपी के आविष्कारक है हिटलर। ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, आप गूगल कर लीजिए इसी वक्त। हिटलर का जो कॉन्सेंट्रेशन कैंप था, उसमें जो मस्टर्ड गैस एक्सपेरिमेंट करते थे कैदियों पे, कि कैदी मरे भी ना, जिंदा भी ना रहे, जिंदा लाश की तरह हो, राइट। तो जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ, वही वाले साइंटिस्ट ने उसको नाम चेंज करके लिटरली बोला, इसको केमिकल थेरेपी बोलेंगे, कीमोथेरेपी बोलेंगे, इसको बोलेंगे कैंसर का इलाज होगा, ऐसा बोल के हम लोगों को दिखाएंगे। और आता है दूसरे सवाल पे कि गवर्नमेंट क्यों नहीं इसको बंद कर देती है। देखिए, ये जो दुनिया में सबसे ज्यादा जो फंडिंग करती है पॉलिटिकल पार्टी को, वो है फार्मा इंडस्ट्री, राइट। बाकी सारी इंडस्ट्री मिलकर जितनी फंडिंग करती है उससे कई गुना ज्यादा सिर्फ एक फार्मा इंडस्ट्री फंडिंग करती है। तो जिनके दम पे, जिनके फंडिंग के दम पे जो पॉलिटिकल पार्टी चलती है, वो कैसे उनके अपोज में जाएंगे। इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि हम सीधा पब्लिक तक पहुंचे, आप तक पहुंचे, इस तरह की डिबेट हो, राइट। पहली बात तो देखिए, इतने सारे कैमरे, कई सारे कैमरे लाइव पे इस वक्त, राइट। जरा सोच के देखिए, क्या हो सकता है कि मैं झूठ भी बोल रहा हूँ और कोई आके मुझे ऑब्जेक्शन भी नहीं कर रहा, राइट। कोई डॉक्टर, कोई हेल्थ अथॉरिटी, कोई मिनिस्ट्री, नहीं हो सकता ना, वो चुपचाप क्यों है? और कोई आज से तो बोल नहीं रहे। ये किताब 2023 में अप्रैल में रिलीज हुई थी, राइट। सारे एविडेंसेस हैं इसमें। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि पब्लिक को अवेयर करो, लोगों को अवेयर करो, ताकि इस तरह की चीजें लोग ही ना फंसे। हाँ, हमारे देश में कई सेलिब्रिटी हैं, तो अभी हाल फिलहाल में कैंसर हुआ। हाँ। युवराज सिंह है क्रिकेटर, वो उससे ठीक हो गया, और एक स्टार इरफान खान थे, वो चले गए थे। लेकिन उनको स्टेज भी पता था, और वो बता रहे थे कि अब हम किसी दिन के मेहमान हैं और जाने वाले हैं। क्या उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं था? ऑप्शन पहली
तो ये कि कीमोथेरेपी के बाद हर एक इंसान मरेगा नहीं, पहली बात थी, क्योंकि जो लोग वैसे हेल्दी हैं और जो लोग अच्छा खाना खाते हैं वो कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट को झेल लेंगे, है ना, लेकिन वो उसका डोज बढ़ाने से फिर मर भी सकते हैं। और जो आप बोल रहे ठीक हो गए आ गए, हमारे पास हॉस्पिटल में ऐसे कितने पेशेंट हैं जो ठीक ही हैं, सिर्फ बायोप्सी के हिसाब से वो कैंसर पेशेंट है। मैंने आपको बताया एक्सपेरिमेंटली, जो लोग आप में से 40 साल से ऊपर हैं, अगर हम थायराइड का टेस्ट कराएंगे बायोप्सी, हम सबका पॉजिटिव आएगा, तो रिपोर्ट के अनुसार हम 40 साल से ऊपर वाले लोग हम सब कैंसर पेशेंट ही हैं। आप डॉक्टर बोलेंगे फॉर एग्जाम्पल मुझे कि आपका तो बायोप्सी में प्रोस्टेट में बायोप्सी में या फिर थायराइड में तो कैंसर आ रहा है, तो मैं बोलूँगा डॉक्टर क्या करना है, बोलेगा कीमोथेरेपी करना है। वो कीमोथेरेपी करता रहेगा, कीचड़ फेंकता रहेगा बॉडी में, और मैं DIP रेट लेता रहूँगा या अच्छा हेल्थ एक्सरसाइज करता रहूँगा, तो कीमोथेरेपी मुझे मारेगा नहीं, लेकिन मेरी लाइफ का एक अच्छा हिस्सा खराब कर देगा, राइट। तो कीमोथेरेपी की वजह से ठीक होके नहीं आया, और ये भी हो सकता है पहले ही ठीक था। मिस डायग्नोसिस, ओवर डायग्नोसिस, ये ओवर डायग्नोसिस का पार्ट हो सकता है, ये मैंने इस बुक में कवर किया है, ये बुक पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। बच्चे के लिए भी सेम ट्रीटमेंट है, अलग से है? नहीं, बच्चे के लिए भी, देखिए बच्चा भी एक ह्यूमन बीइंग है, उसके लिए भी सेम प्रोटोकॉल है। अगर एक बच्चे के लिए ऐड कर देता हूँ, जब भी बच्चे को या फॉर दैट मैटर किसी को भी बुखार हो, बुखार को कभी भी कम नहीं करना है किसी प्रकार, बुखार को सिर्फ और सिर्फ बढ़ाना है। कैसे बढ़ाना है? मान लो बुखार 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो जो मैंने अभी बताया कि चेयर पे बैठ के पानी गर्म पानी में पैर रखने हैं, तो उससे बुखार आधा डिग्री बढ़ेगा। जैसे आधा डिग्री बढ़ेगा तो इन्फेक्शन विल डाई और ब्रेन आपका बुखार को खत्म कर देगा। तो यू टू सपोर्ट द फीवर। जब बच्चे, आप बच्चों पे आ रहा हूँ, बच्चों को पैरासीटामोल दिया जाता है, बहुत छोटे बच्चों को बुखार में, ऐसे बच्चों को ऑटो इम्यून डिजीज ट्रिगर हो जाता है, उसके इमीडिएट बाद वो डायबिटीज टाइप 1 बन जाते हैं, उसके इमीडिएट बाद वो ऑटिज्म के पेशेंट बन जाते हैं और ऑटो इम्यून डिजीज हो जाता है उनको, क्योंकि छोटे बच्चे दे आर वेरी फ्रेजाइल, राइट। तो बुखार कोई बीमारी नहीं है, बुखार आपका डिफेंस सिस्टम है, और बुखार तभी आता है जब कोई अटैक अंदर चल रहा हो, कोई कैंसरस एक्टिविटी चल रही हो या कोई इन्फेक्शन एजेंट बॉडी से लड़ रही हो। तो बुखार आए तो बुखार को सपोर्ट करो, और बुखार दो कैसे? लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन से, जो मैंने अभी आपको बताया। इसके जो सबूत अगर आपको चाहिए, इसकी भी एक किताब है, हेल्प हैंडलिंग इमरजेंसी एंड लाइफस्टाइल फॉर लाइफस्टाइल डिजीज एंड पेन, हेल्प नाम की किताब होगी यहाँ पे, उसको देखेंगे तो जो मैंने बताया उसका सारा दिया हुआ है। ये हाँ, देखिए, हाँ, हीमोग्लोबिन की बात कर रहे हैं, तो ऐसे बहुत बच्चे होते हैं, आपके ब्रदर पे आऊँगा मैं, हाँ, लेकिन हाँ, ऐसे बहुत बच्चे होते हैं। आई कम टू योर ब्रदर, लेट मी आंसर दिस क्वेश्चन, है ना। तो हीमोग्लोबिन, थैलेसीमिया के पेशेंट छोटे बच्चे होते हैं जिनका हीमोग्लोबिन बनता ही नहीं है, तो हर महीने उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है। तो ऐसे बच्चों को हम एक स्पेशल प्रोटोकॉल देते हैं और उसके बाद उनका हीमोग्लोबिन सेट हो जाता है। ये डॉक्टर नमिता देर, राइट। तो ये इनके सुपरविजन में ऐसे लोग, इंक्लूडिंग जैसे आपका भाई है, करना क्या है? नंबर 1, बी ऑन DIP डाइट, याद रख लीजिए, गूगल कर लीजिए या यहाँ से किताब खरीद लीजिए। नंबर 2, अम्ली उसको देना है रोज। जब उसको अम्ली देंगे, DIP डाइट देंगे, और ग्रीन और रेड जूस, ग्रीन में स्पिनच जूस, रेड में चुकंदर का जूस, 200 ml और 1 महीने बाद हीमोग्लोबिन चेक करो, 2 पॉइंट बढ़ गया तो काम बढ़ गया। तो कोई बड़ी बात नहीं हीमोग्लोबिन बढ़ाना, कोई बड़ी बात नहीं। Gate number 3 food court. I repeat, the student of the Man School need to report near the hall number 3 food court. 16 घंटे फास्टिंग तभी करना है जब वो कैंसर पेशेंट है, और अगर बच्चा कैंसर पेशेंट है, वही सारे 4 सिम्टम हैं तो ही कैंसर पेशेंट है। तो बच्चे के लिए 16 घंटे ना करके 14 घंटे कर सकते हैं, 14 आवर्स। लेकिन नहीं, फास्टिंग का मतलब नारियल पानी का नाम पानी है। नारियल पानी इज द बेस्ट मिनरल वाटर ऑन अर्थ। नारियल पानी के अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल, विटामिन सारा कुछ है। कोई इंसान चाहे तो जीवन भर नारियल पानी लेके भी जिंदा रह सकता है। तो नारियल पानी से कंप्लीट फूड, पानी मत मानिए उसको।
वो फूड है। आप कुछ पूछ रहे थे? हाँ सर मेरा सवाल ये है कि वो इंडिया में काम करते हैं नवजोत कौर सिद्धू के भाई को, हाँ नवजोत कौर सिद्धू जी का जो वो मेरी ट्रीटमेंट से हुआ, मेरे टच में थी वो फोन पे, लेकिन सिद्धू जी तो 5 साल से ऊपर मेरे टच में थे। DIP डाइट जो बता रहा हूँ, सिद्धू जी DIP डाइट पे ही हैं। बाद में उन पे आरोप लगाया गया। मैं आ रहा हूँ उस पे, लेट मी फर्स्ट। तो 5 साल पहले उन्होंने उनसे जब मेरी मुलाकात हुई या उनकी मुलाकात मुझसे हुई तो उनको तब 5 साल पहले की फोटो देखेंगे तो वो बड़े मोटे थे। फिर वो DIP डाइट पे आए, उनका वेट तब से लेकर अभी तक कंट्रोल है। और करीब 1.5 साल पहले उनकी वाइफ का उन्होंने बताया, हालांकि वो पहले से बीमार होंगी, बट मुझे बताया कि भाई इनको जब सारे तंत्र फेल हो गए, कीमोथेरेपी और ये सर्जरी, और ये तो फेल होने के लिए बने हैं जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, तब उनको यही बताया डाइट, जो डाइट मैंने आज आपको बताया, DIP डाइट, राइट, डोंट ईट आफ्टर 6 PM, राइट। और नतीजा ठीक जो हुई थी वो पिछले साल 1 साल पहले ठीक हो गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने 1 साल और वेट किया, ऐसा तो नहीं दोबारा हो जाएगा। तब हिम्मत दिखाई कि हम लोगों तक पहुंचे, राइट। तो वो मेरे सुपरविजन में हुए थे। अब आते हैं आपके सवाल पे कि उनके ऊपर आरोप लगाए। जब आपको ये पता चला, दुनिया को पता चला कि इतने आसानी से ठीक हो सकते हैं, तो आरोप लगाने वाले कौन है? वही है जिनका धंधा बंद हो जाएगा। आरोप टाटा मेमोरियल में लगाया और एक छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी में लगाया। इन दोनों को ही हमने काउंटर लेटर भेजा, राइट, काउंटर नोटिस भेजा दोनों को ही, कि अगर आप बोलते हैं कि भाई कीमोथेरेपी से ही कैंसर ठीक होता है तो आप सबूत लाके दो, राइट, या फिर बोलना बंद करो। तो वो हमने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से फिजिकली भेजा कॉपी। छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी ने 750 करोड़ का उन्होंने जुर्माना लगाया नवजोत सिद्धू पे, ऐसे ही है ना। और अगर 1 हफ्ते में आंसर नहीं दिया, जबकि इस चीज को तो काफी समय हो गया, तो कहाँ गया 750? वो जानबूझ के मीडिया में दिखाया ताकि लोगों में भ्रम फैले, देखो जी हो सकता है सिद्धू ने कुछ गलत कहा क्योंकि नोटिस आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, होना कुछ नहीं था उसका। उनको भी काउंटर नोटिस हमने भी भेजा 7,500 का, तो नोटिस तो आप भी भेज दीजिए किसी को, लेकिन लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा कि काउंटर नोटिस कोई भेज रहा है इसलिए जो बोल रहा है हो सकता है वो झूठ भी हो, बस इसलिए। तो ये समझना होगा कि नोटिस कौन भेज रहा है, वही भेज रहा है जिसका धंधा मंदा होने वाला है सिद्धू जी की बात से, राइट। सर जिस प्रकार से आप सिस्टम को एक्सपोज कर रहे हैं, क्या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है या फिर गवर्नमेंट की ओर से आपके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन भी? देखिए, ऑब्जेक्शन कभी सीधे रास्ते से करेंगे नहीं कि आपने जो बोला ये गलत है, ऐसे बोल के करेंगे नहीं, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ वो तो सही है। लेकिन हाँ, पिछले रास्ते से किसी और बहाने कोई और चीज, झूठा सच्चा कुछ भी और करके वो चलता रहता, तो आदत पड़ गई है। लेकिन ये जो आज का ये मैंने जो बताया आपको, या HMPV का थोड़ी देर पहले बताया, ये वैक्सीन की बात की, इस पे कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि जब वो बोलेंगे तो पोल उनकी ही खुल जाएगी, है ना। तो इस तरह से पैंतीस को जानती है, जैसे एलोपैथी, नेचुरोपैथी, आप जो ट्रीटमेंट बता रहे हैं वो दुनिया की नजर में किस पैथी के अंदर आता है? देखिए, कोई चीज पैथी के अंदर आने की जरूरत नहीं है, राइट, ह्यूमैनिटी के अंदर आने की जरूरत है, राइट। थैंक यू, थैंक यू। हमारा गोल है पेशेंट ठीक हो जाना चाहिए घर बैठे, ये गोल है। तो आप ये देखिए, जब शेर भी बीमार पड़ता है तो क्या करता है? वो घास खाता है, शिकार नहीं करता है। आपके घर में जो कुत्ते बिल्ली हैं जिनके पास है, वो जब बीमार पड़ते हैं तो क्या करते हैं? फास्टिंग करते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं, सीधे जाते हैं बाहर ग्राउंड में और मिट्टी में लौटते हैं। तो जो मैं बता रहा हूँ ये बेसिक इंस्टिंक्ट सारे एनिमल में है, लेकिन हम भ्रमित हो चुके हैं। जैसे ये इंस्टिंक्ट हमारे अंदर आ जाएगा तो इनबिल्ट सिस्टम बॉडी का है अपने आप को रिकवर करने का, राइट। तो लेकिन उससे हम साइडलाइन होके कीमोथेरेपी के माध्यम से बहाने हमारे कैंसर सेल को हम बल दे रहे हैं और ताकतवर बना रहे हैं, और फिर हम बोल रहे हैं कैंसर से पीड़ित हैं। आप कैंसर से पीड़ित नहीं है। कोई बोलेगा नहीं कैंसर से मर गया, नहीं, वो कीमोथेरेपी से मर गया, राइट, वो रेडिएशन की वजह से मर गया, ना कि कैंसर से मरा। अगर पेशेंट किसी तरह जिंदा रहता तो बोलता डॉक्टर ने बचा लिया, और अगर मर जाता बोलता बीमारी ने मार दिया। ये क्या बात बनी, राइट। मर गया तब भी डॉक्टर ही रिस्पॉन्सिबल होगा ना। जब पेशेंट बोलता है मुझे इलाज नहीं करना, तो वो डॉक्टर क्या बोलता है कि लिख के दो कि आप जिम्मेदार हो, कुछ होंगे तो। मैं तो ये पूछता हूँ उस डॉक्टर से कि ठीक है आप जैसा बोलेंगे वैसे ही हम करेंगे, लेकिन कुछ मुझे हो गया कि आप रिस्पॉन्सिबल होंगे? डॉक्टर रिस्पॉन्सिबल है ही नहीं, उसका एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको डराना,
और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उसकी, समझना होगा। यस 10 साल का बच्चा है, उसको फिक्स दिखा है, जब रिपोर्ट होता है, हाँ सर्वर से दिखा है, डॉक्टर कहते हैं उसको अस्थमा है। इसके लिए आप बताइए क्या किया जाए? देखिए कोल्ड बार बच्चों को तो वैसे बार बार कोल्ड होता ही है, लेकिन अगर ज्यादा हो रहा है बाकी बच्चों के मुकाबले और ठीक नहीं हो रहा, एक बार कोल्ड हो गया 3-4 दिन में ठीक हो गया तो वो ठीक है। ऐसे तो हो जाता है, हाँ ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है ऐसे करके। जब ब्रीदिंग प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए बच्चों को क्या एक तो ओपन में रखना पड़ता है, जैसे एक तो टेम्पोररी क्या करना है और पूरी तरह ठीक कैसे करना है। जब ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाए तब क्या करना है, जब भी ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाए बच्चे को आउटडोर ले जाओ, ब्रीदिंग वहीं सेटल हो जाएगा। जब भी ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी तो बच्चे को पीठ के बल मत लेटाओ, या तो पेट के बल लेटाओ, साइड लेटाओ, राइट। आप अभी जैसे मान लो मैं बैठा हूँ, अगर आप बैठते हैं तो ऐसे जैसे आप पीछे पीठ की तरफ होंगे आपका लंग्स विल कोलैप्स, ब्रीदिंग प्रॉब्लम विल इंक्रीज। लेकिन अब आप खड़े हैं, थोड़ा सा आगे झुकिए, आपकी सांसों के आप देखिए लंग खुल जाता है, तो पेट के बल लेटते हैं, प्रोन वेंटिलेशन बोलते हैं, या फिर बाहर ले जाइए आउटडोर, या खिड़की खोल दीजिए, ठीक है ना। तो ऐसा जब बार बार करेंगे ना तो वो ठीक हो जाएगी। ये कोई ऐसी परमानेंट बीमारी नहीं है, पहली बात है। दूसरी बात, छोटे बच्चों के लिए रोज हमेशा आप इतना याद रखिए, उसका वेट बराबर, कितना वेट है उसका, फॉर एग्जाम्पल 23 ना, 25 मान लेते हैं, 25 है ना, तो कम से कम 25 इंटू 20 कितना हो गया, 500 ग्राम फल दिन भर में, 500 ग्राम कच्ची सब्जी दिन भर में। ये अगर जो भी आप पिला रहे हैं उसको खिलाते रहिए, डेयरी प्रोडक्ट हटा दीजिए और ये जोड़ दीजिए। इट टेक्स 3 मंथ्स। चाहे उस ऐसे लोग जिनको इनहेलर लगते हैं वो लगता है ना 3 महीना, ठीक है ना। ये चीज हम हॉस्पिटल में भी कराते हैं, लेकिन ये तो घर में ही हो सकता है, फ्री में हो सकता है ना। 3 महीना लगेगा। कोशिश कीजिए कि भाई इनहेलर को कम से कम यूज करें, क्योंकि वो एडिक्टिव चीज है, जितना यूज करेगा बॉडी विल बी डिपेंडेंट ऑन इट। जब भी अभी मान लो दिन में 2 बार यूज कर रहा है तो एक बार मत यूज कर लीजिए, लेकिन जब ऐसे करेगा तो आउटडोर ले जाइए, आउटडोर लेते ही सांसें उसकी सेटल हो जाएंगी, फिर अंदर ले आइए। इस तरह से धीरे धीरे आपको छुड़वाना पड़ेगा, फिर अभी सेकेंड डे ऐसे करके छुड़वाना पड़ेगा, साथ में जो मैंने बताया। क्या हाँ देखिए, उसके लिए अभी देखना पड़ेगा बच्चे को कोई तकलीफ क्या है। आप थोड़ा सा तो आ जाइए, आपकी आवाज ठीक से आ नहीं रही है, जोर से बताइए। बच्चे को कोई तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन कैंसर है ऐसे बोल रहे हैं। आ जाओ इधर, आ जाओ, थोड़ा सा बच्चे को ले आओ चाहे तो। छह महीने से आइए भाई, एक सवाल ले लेते हैं, एक मिनट थोड़ा दूर रहिए, इससे ना हिल जाएगा, इससे बोलिए। 1 महीने से उसको कैंसर डिटेक्ट हुआ 2023 में, फिर उसका इलाज चल रहा है। तो उसका 4 साइकिल केमो हुआ है, सर्जरी भी हुआ है। फिर 4 साल के केमो के बाद 2 महीने हम तो स्टोमा भी उसका निकला हुआ है, उसका SCT हुआ है, ऐसा कुछ है, डॉक्टर बोल रहा है। तो सर्जरी हुआ है, तो उसके बाद हम वो स्टोमा को अंदर करने फिर आए हैं दिल्ली, तो यहाँ पे पता चला एक की तरह फिर आ गई, वापस आ गई जहाँ पर थी, उसको थोड़ा स्पाइन के ऊपर आ गई। तो फिर बोल रहा है फिर 4 साइकिल केमो हुआ, फिर उसके बाद फिर सर्जरी हुआ। तो हम क्या करें, ऐसा तो केमो कर अभी आपका DLP डाइट में है वो 3 महीने से, तो उसका दिखाई नहीं, लेकिन दिखा नहीं, आपने YouTube देख के आप दिया फिर किया था। लेकिन एक चीज पता चला कि केमो देने के बाद सेकंड केमो दिया है हाँ। जनवरी में, लेकिन उसके बाद कोई वॉमिटिंग नहीं हुआ, भी दस्त भी नहीं हुआ। लेकिन पहले केमो देने के बाद वॉमिटिंग भी हुआ, दस्त भी हुआ था, लेकिन आपको DIP डाइट मेंटेन करने के बाद दस्त भी नहीं हुआ, वॉमिटिंग भी नहीं हुआ, कोई इंसेक्ट भी नहीं खिलाया, दवाई मत नहीं खिलाया, इसको कमजोर भी नहीं हुआ। हीमोग्लोबिन भी 10.30 ऐसा कुछ है। मतलब केमो देने से पहले 9.7 था, लेकिन केमो देने के बाद जब टेस्ट किया, काली किया था, 10.3 हो गया। देखिए इसमें ये अच्छा है कि आप बच्चे को DIP डाइट पे रख रहे हैं,
ठीक है ना, हॉट वाटर दे रहे हैं। यहाँ पे आप ही सुन तो गए, अब करना क्या है वो तो सुन लीजिए, क्योंकि प्रॉब्लम तो सिमिलर ही है। देखिए, जब तक आप डॉक्टर के पास जाते रहेंगे, कीमोथेरेपी कराते रहेंगे, वो कुछ इस प्रकार है कि आप नहा तो रहे हैं लेकिन कोई आपको कीचड़ फेंक रहा है, तो कभी क्लीन नहीं हो पाएंगे। कीचड़ जो फेंकने का सोर्स को बंद करना पड़ेगा, यानी कि अपने दिल को स्ट्रॉन्ग करके डॉक्टर पर जाना बंद करना पड़ेगा। लेकिन आपके जो क्लिनिक है सफदरजंग में है, दिल्ली सफदरजंग में जो क्लिनिक है, वो क्लिनिक में गया था, लेकिन वो बोला कि बच्चे के ट्रीटमेंट नहीं करेगा वो लोग, क्योंकि थेरेपी वगैरह नहीं ले सकता। तो बोला कि जहाँ इलाज कर रहा है तो उधर चला, इसलिए मैं उधर ही चला। वो आप शुद्धि क्लिनिक कहते हो, वो मेरा क्लिनिक नहीं, हमारे एसोसिएट का है, वो सही जगह नहीं जाने के लिए इस चीज़ के लिए। तो खैर, आप यहाँ जब आई गए हैं, डॉक्टर नमिता दे हैं यहाँ पे? हाँ, तो ठीक है, तो यहाँ हमारे डॉक्टर नमिता हैं, तो आप अपना नाम और जो आपने बातचीत की वो तो उन्होंने सुन लिया, और फ़ोन नंबर अभी दे दीजिए। तो इसके बाद कल, हाँ, कल आपसे कलकत्ता से आए, ठीक है, एक साल से इधर है, तो कल सारी सिचुएशन देख के क्या करना है वो हम बता देंगे। क्या नहीं करना है वो तो अभी बता रहा हूँ। अगर आप दोबारा जाएंगे तो कभी छुट्टी नहीं मिलेगी। हाँ, हाँ, वो बस स्टोमा बैग को हटाना है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको देखते हैं हम समझ के, है ना, तो वो ठीक। हाँ, मैं समझ गया, अच्छा किया आप आए। तो हमारी डॉक्टर भी यहीं पे हैं, डॉक्टर नमिता विल जस्ट राइट योर नेम, नंबर, ठीक है ना, और हमारे ऑफिस